हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि एक इनफाइनाइट वायर है जिससे करंट जा रहा है आई, ठीक है, और इधर एक यू शेप का फ्रेम है ए बी सी डी, ठीक। ये फ्रेम भी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक। और इस फ्रेम के दोनों आर्म के थ्रू PQ रॉड कनेक्टेड है जिसका खुद का रेजिस्टेंस है R। इस PQ रॉड का रेजिस्टेंस है R और ये PQ रॉड जो है वो इस फ्रेम के रेल पे स्लाइड कर सकता है, ठीक। तो t=0 पे इस फ्रेम का स्पीड था v और इस PQ रॉड को स्पीड दिया गया 2v, ठीक। और ये रॉड जो है ना वो कुछ देर बाद A और B पोजीशन पे जब पहुंचेगा तो इस फ्रेम से डिटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ L तक का ही है, तो ये इतने दूर के बाद क्या कर जाएगा, इससे डिटैच कर जाएगा। तो ध्यान देना ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हम इसको मेंटेन रखेंगे, इसका स्पीड 2v और इसका मेंटेन रखेंगे v। तो कितने टाइम बाद PQ बार A B पॉइंट तक पहुंचेगा, तो इसका स्पीड है 2v, इसका स्पीड है vv, तो PQ का VPQ रिलेटिव कितना आएगा 2v माइनस v, मतलब सिंपल सा v, ठीक है। तो L डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको टाइम कितना लगेगा, t बराबर L/v। नाउ द क्वेश्चन इज assuming t=0 पे करंट जो था सर्किट में 0, ओके। फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर व्हेन दिस PQ वायर रॉड डिटैच एट पॉइंट AB। उस समय इससे करंट बताना, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस सर्किट में हम लोग इंड्यूस EMF निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लूप है उसका एरिया निकल रहा है, तो ये फ्रेम भी आगे बढ़ रहा है और ये रॉड भी आगे बढ़ रहा है, और इस वायर के चलते इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें एक मोशनल EMF डेवलप करेगा, इसमें भी एक मोशनल EMF डेवलप करेगा। इसमें कितना मोशनल EMF डेवलप करेगा, तो ध्यान देना, स्पीड है ऊपर, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड होगा नीचे, तो हम इधर जा रहा है, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। सिमिलरली इसका भी ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा E2। E1 कितना आएगा, तो μ0, फॉर्मूला हम तुमको बता देना चाह रहे हैं कि एक इनफाइनाइट वायर के चलते यहाँ से अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस a है और ये कोई v स्पीड से जा रहा है, तो हम लोगों ने इसका EMF का कंडीशन निकाला था μ0 I into v by 2 pi ln a plus x upon x, ठीक है। तो यहाँ पे E1 बराबर हो जाएगा μ0 I into 2v, ठीक है, अपॉन 2 पाई, और ln a plus x का मतलब ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है, तो ln 2a अपॉन ये डिस्टेंस x मतलब a क्या आ जाएगा, 2 μ0 I v अपॉन 2 पाई ln 2। सिमिलरली E2 कितना आएगा, E2 इसके लिए है, E2 इसका स्पीड v है, तो ये सिंपली आ जाएगा μ0 I v अपॉन 2 पाई ln 2। तो इस पूरे क्लोज सर्किट का नेट EMF क्या आएगा, E1 माइनस E2, तो ये तुम्हारा आ जाएगा μ0 I v बाई 2 पाई ln 2, ओके। अब t=0 पर करंट 0 था, लेकिन इंडक्टर धीरे धीरे करंट को बढ़ाएगा, तो करंट क्योंकि धीरे धीरे करंट इंडक्टर में राइज करेगा, तो उसका एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, तो उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे I बराबर E बाई R, तो E नेट अपॉन R 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, और टाउ कितने के बराबर होगा, इसका रेजिस्टेंस R, इसका इंडक्टेंस L बाई RC, ठीक है। ये होगा एक्सप्रेशन करंट का। लेकिन हमको करंट कब चाहिए, हमको करंट चाहिए जब PQ वायर इससे डिटैच हो रहा होगा, तो ये एक्सप्रेशन है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। और PQ इस AB फ्रेम से कब डिटैच हो रहा है, t=L/v से, तो उस मोमेंट पे करंट होगा I बराबर E बाई R
ठीक है, e के जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे 1 माइनस ई टू द पावर t के जगह पे डाल देंगे हम लोग L बाई वी इंटू L बाई आर। ठीक है, तो I बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई वी लॉन 2 अपॉन 2 पाई आर 1 माइनस ई टू द पावर आर एल अपॉन एल वी। ये L हमारा इंडक्टेंस वाला, ठीक है। ओह सॉरी, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें करंट I है तो इसमें हम लोग करंट I डैश ले लेते हैं। दिस इज I डैश, दिस इज I डैश, दिस इज I डैश। I डैश मतलब इस फ्रेम में जो इंड्यूस करंट है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ये I जो इसका करंट। ये क्वेश्चन देखो, A, B, C are 3 identical bulbs and the switch is being closed for a very long time। ठीक है, इसका मतलब ये सर्किट स्टेडी स्टेट में होगा। स्टेडी स्टेट का मतलब ये इंडक्टर और ये इंडक्टर भी आइडेंटिकली मानना है, L दोनों जो है वो शॉर्ट सर्किट मोड में होंगे। तो मतलब इनका ये एंड और ये एंड जोड़ दो, ये एंड जोड़ दो, मतलब A, B, C तीनों क्या होंगे, एक दूसरे से पैरेलल में होंगे, आइडेंटिकल है। तो इसका रेजिस्टेंस R, तो इसका रेजिस्टेंस R, तो इसका रेजिस्टेंस R, तो टोटल रेजिस्टेंस R बाई 3। ठीक है, तो करंट इसमें से जो आएगा वो आएगा E अपॉन R बाई 3, मतलब 3I E बाई R। तो बेसिकली हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं, करंट होगा 3I, इधर से आया 3I, इसमें जाएगा I, इसमें जाएगा I, और इसमें भी जाएगा I। ये इनफैक्ट I नॉट ले, I नॉट। ठीक है, तीनों में करंट सेम है, मतलब तीनों का ब्राइटनेस अभी क्या होगा, सेम। ठीक है, बट एट t इज इक्वल टू 0 स्विच इज ओपन। इसको मैंने ओपन कर दिया, तो जब मैं ओपन कर दूंगा तो ये सोर्स वाला पार्ट तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट हैपेंड टू द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग द स्विच। इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग द स्विच ब्राइटनेस क्या होगा, तो ध्यान देना, ये सोर्स खत्म हो जाने के बाद ये इंडक्टर और ये इंडक्टर अपने थ्रू करंट को मेंटेन रखेगा। ठीक है ना, तो इस इंडक्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है, तो ध्यान देना, इधर से आया था 3I0, इधर गया I0, तो इधर गया 2I0। ठीक, फिर इसमें I0 जाने के बाद इधर गया I0, तो इस इंडक्टर से करंट था 2I0, इस इंडक्टर से करंट था I0। तो इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग द स्विच इंडक्टर का पोलैरिटी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, सच दैट उस मोमेंट के लिए ये इंडक्टर कितना करंट ड्राइव करेगा, 2I0, और ये इंडक्टर कितना करंट ड्राइव करेगा, I0। ठीक है, तो ये 2I0 आएगा इस जंक्शन पे, तो यहाँ I0 गया, इधर I0 गया, और यही I0 इसके थ्रू आएगा। तो इस बैट बल्ब से I0 ही पास हो रहा होगा, इस बल्ब से भी I0 पास हो रहा होगा। ये दोनों I0 यहाँ मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2I0। ठीक है, अब ये 2I0 जब इस जंक्शन पर पहुंचेगा तो ये इधर नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि इधर का पार्ट ओपन है, तो ये इस रास्ते से गुजरेगा 2I0। एक तो पहले बात, ये बल्ब का पोलैरिटी चेंज कर जाएगा, करंट का डायरेक्शन इधर से करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 प्लस पे। ठीक है, और इस बल्ब से करंट कितना पास करेगा, 2I0, मतलब पहले से डबल। तो A का ब्राइटनेस जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, बाकी B और C का उस मोमेंट ब्राइटनेस वही रहेगा। बट क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनर्जी का सोर्स प्रेजेंट नहीं है जो कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते रहे, जो भी एनर्जी इसमें आ रहा है वो एज ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी है, तो धीरे धीरे वो जो है ना इस बल्ब में इन द फॉर्म ऑफ मतलब हीट लॉस वो फेड करते जाएगा, और धीरे धीरे ये बल्ब जो है ना वो डिम कर कर करके इवेंचुअली क्या हो जाएंगे, फेड कर जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड। ठीक, ये क्लोज कर दिया। ठीक, तो बोल रहा है कि ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ आर ऑफ 6 ओम, जितने भी रेजिस्टेंस है, और कैपेसिटर्स जो है वो 4 माइक्रोफैराड है। तो फाइंड द करंट एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू इंफिनिटी। t इज इक्वल टू 0,
बनाने का, जब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों हो, तो सिंपल सा फंडा है, t इज इक्वल टू 0 पे, है ना, ग्रोथ अगर सर्किट में हो रहा है, मतलब पहले से स्विच ओपन था, मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं, कोई चार्ज नहीं, सब चीज जीरो था, तो स्विच क्लोज करने का मतलब है सर्किट इज इन द ग्रोथ मोड। तो जब ग्रोथ मोड में आता है तो t इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर जो बिहेव करता है वो ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करता है, और कैपेसिटर जो बिहेव करता है वो शॉर्ट सर्किट। कोई दिक्कत? ये भी शॉर्ट सर्किट, ठीक, ये भी शॉर्ट सर्किट। मतलब इमेजिन करो कि कैपेसिटर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो पॉइंट कनेक्टेड। तो ध्यान देना, यहां से जो करंट आएगा I इस जंक्शन पे पहुंचेगा, तो ध्यान देना, भले ये शॉर्ट सर्किट है लेकिन इस वायर में रेजिस्टेंस है, भले ये शॉर्ट सर्किट है लेकिन इस वायर में भी रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये है कि ये I ये तीनों में, क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, बराबर बटेंगे, तो I/3 I/3 I/3, ठीक है, मतलब ये तीनों जो होंगे वो पैरेलल होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/3। नेक्स्ट इस रास्ते से आएगा, इस रास्ते पे जब पहुंचेगा तो ये वाला तो ओपन पार्ट है, इसमें जा नहीं सकता, ये शॉर्ट पार्ट है, तो ये भी R, ये भी R, तो ये दोनों से पास करेगा, तो ये दोनों भी पैरेलल, इनका इक्विवेलेंट R/2, ये दोनों सीरीज, तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/3 प्लस R/2, दैट विल गिव यू 5 R/6। तो सर्किट का करंट जो होगा वो I बराबर होगा 5 वोल्ट बाई 5R/6, R है 6 ओम, तो 6 कट जाएगा, मतलब 1 एम्पियर विल बी द आंसर। कई बार क्वेश्चन में ध्यान देना, हो सकता है कि यहाँ पे ना कुछ ना दिया रहता, सिर्फ एक कैपेसिटर दिया रहता, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जब शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो ये पूरा का पूरा टर्मिनल, ये पॉइंट और ये पॉइंट शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब इन दोनों रेजिस्टर में कोई करंट जाने का संभावना ही नहीं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेस वायर, और दो अगर चीज मिल जाए, एक वायर ऐसा और एक रेजिस्टेंस लेस वायर, तो सारा करंट इसी रास्ते से जाएगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा भी रेजिस्टेंस होगा तो दोनों में करंट जरूर होगा। तो हमारा केस जो था वो इसका रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता था, इसलिए तीनों में बटा, तीनों को पैरेलल लेना। अब बात करते हैं t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये जो है वो बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट, और ये सब जो बिहेव करेंगे ओपन सर्किट, ये बिहेव करेंगे ओपन सर्किट, ये बिहेव करेंगे ओपन सर्किट। तब जब यही पार्ट ओपन सर्किट हो गया, इस पूरे सर्किट में कोई करंट हो ही नहीं सकता, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे I जो होगा वो जी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं तब पूछता, अगर ये कैपेसिटर एग्जिस्ट नहीं करता, तब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या, ठीक है, तो ये वायर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट, तो ये हट गया, ये हट गया, ये पाथ अभी भी रहेगा, ये ओपन सर्किट हट गया, ये पाथ है, लेकिन ये जो बिहेव कर रहा है वो शॉर्ट सर्किट, तो ये शॉर्ट सर्किट विदाउट रेजिस्टेंस, और इसमें रेजिस्टेंस है, मतलब ये पाथ कभी भी करंट फॉलो नहीं करेगा, जो भी करंट इधर से आएगा I, ये पाथ से होके जाएगा, ये पाथ और ये पाथ नहीं लेगा, तो इसी से निकल गया, इसी से निकल गया, ये यहाँ जब आएगा इस जंक्शन पे, तो ये ओपन सर्किट नहीं जा सकता, इसमें रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस लेस है, तो रेजिस्टेंस वाले पाथ को नहीं चूज करके ये पाथ से जाएगा, ठीक है। तो सर्किट में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है R, तो करंट कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 5/R, मतलब कि 5/6 एम। कब? जब ये कैपेसिटर नहीं था। अब हम लोग जानेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, तो ध्यान से समझते हैं क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी तक हम बात कर रहे थे सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या था कि खुद के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चलते, खुद के लूप के थ्रू फ्लक्स, ठीक है, या उसके चलते रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के चलते जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, LDI/dt या LI। लेकिन अब बात करते हैं, मान लो मेरे पास दो अलग अलग कॉइल, लेट अस सपोज कि एक कॉइल है ये, ठीक है, मतलब सोलोनॉइड कंसीडर कर रहे हैं जिसका नंबर ऑफ टर्न्स है N1, रेडियस है R1, ठीक है, और लेंथ है L, ठीक। और दूसरा एक और कॉइल हम बनाएंगे जो कि कोएक्सियल होगा इस, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा बना रहे हैं, कोएक्सियल,
ठीक है, ये कोएक्सियल बनाया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लेट अस सपोज कि इसका नंबर ऑफ टर्न है n2, इसका रेडियस है r2 और इसका भी लेंथ है l। दो पॉइंट हो गए, दोनों का एक्सिस क्या है, सेम। इसमें करंट है इस तरह, इसमें भी करंट है इस तरह। तो इसमें लेट अस सपोज करंट है I2 और इसमें करंट है I1। ठीक, हम अब निकालना चाहते हैं फ्लक्स थ्रू, ठीक है, कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2। मतलब कॉइल 2 के चलते, मतलब कॉइल 2 के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चलते, ठीक है, कॉइल 1 से फ्लक्स कितना। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कॉइल 2 का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां तक फैला है। तो कॉइल 2 का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरे इसके अंदर में फैला होगा, ठीक है। सिंस ये कॉइल 2 भी इसी कॉइल 2 का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पूरे इसके रीजन में, एरिया में फैला होगा। और सिंस ये कॉइल 1 इसी के अंदर लाई कर रहा है तो कॉइल 1 से भी फैला होगा। तो हमको निकालना है कि कॉइल 2 जो है उसके करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो B2 होगा, जिसको लिखेंगे μ0 N2I2। ठीक, अब इस फील्ड के चलते इस कॉइल 1 से फ्लक्स कितना होगा। तो वी विल राइट फ्लक्स 1 2, फ्लक्स थ्रू वन ड्यू टू 2, ठीक है। तो क्या होगा, ये 2 के चलते फ्लक्स चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड 2 का होना चाहिए। किससे, तो किसके एरिया से पास करना है, 1 के एरिया, डॉट A1। तो ये आ जाएगा B2A1। ठीक, ये तो एक टर्न से हुआ, एक टर्न ऑफ द A1 से हुआ। A1 के इतने टोटल कितने टर्न्स हैं, तो इनटू कर लो, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N1 और लेंथ है L, तो N1 इंटू L, ठीक है, N1 इंटू L। तो क्या आएगा रिजल्ट, B2 जो होगा वो होगा μ0, ठीक है, N2I2 इंटू एरिया 1 जो हो जाएगा वो पाई R1 स्क्वायर N1 इंटू L। रीअरेंज कर दो, μ0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L इंटू I2, ठीक है। तो यही लिखाएगा। अब बात करते हैं फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 ड्यू टू 2, मतलब फ्लक्स 2 1। अच्छा, इसमें भी वही लिखे थे 2 ड्यू टू 1, तो 5 to 1 मतलब कि फ्लक्स थ्रू वही चीज है ऊपर जो लिखा, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो इसके लिए हमको किससे फ्लक्स निकालना है, कॉइल नंबर 2 से। किसके चलते, 1 के चलते। तो हमको 1 का फील्ड लाइंस निकालना होगा, फील्ड निकालना होगा। तो 1 के चलते फील्ड कितना होगा, B1 μ0 N1 I1। लेकिन B1 कितने रीजन तक एग्जिस्ट करता है, बस इतने रीजन तक, इसके एरिया तक, बस इसके एरिया तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो ध्यान देना, हमको फ्लक्स किससे निकालना है, हमको फ्लक्स निकालना है कॉइल नंबर 2 से। ठीक, किसके चलते, कॉइल नंबर 1 के चलते। ठीक, तो भले कॉइल नंबर 2 R2 रेडियस तक फैला हुआ है, मतलब कि पाई R1 स्क्वायर एरिया तक फैला हुआ है, लेकिन जिसके चलते हम फ्लक्स निकाल रहे हैं उसका फील्ड लाइंस इतने बड़े एरिया तक नहीं फैला हुआ। वो किस एरिया तक फैला हुआ है, बस इतने एरिया। मतलब कि कॉइल नंबर 2 से कॉइल नंबर 1 के चलते जो फ्लक्स होगा वो बस इतने एरिया से ही पास करना होगा। ठीक है, तो वो कितना लिखेंगे, ये होगा एक, ध्यान दीजिएगा, एक टर्न से, एक टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल नंबर 2 होगा B1 डॉट एरिया 1 ही लिखेंगे। Why area 1? Because through up to this much area only magnetic field is present, not to the entire area. ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए अगर कंसीडर करें
तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे इसके, तो N2 इंटू एल। कॉइल नंबर 2 के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं N2 इंटू एल। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट N1 I1 पाई R1 स्क्वायर N2 इंटू एल। इसको रीअरेंज करेंगे, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L I1। ठीक है, तो हम अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बाकी सब चीज जो है वो यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है ये दोनों कॉइल के ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है और मीडियम का प्रॉपर्टी है। तो हम phi12 को लिख रहे हैं M12, इस पूरे को कांस्टेंट मान लिए M12 इंटू I2। ठीक, और सिमिलरली इसको क्या लिख रहे हैं M21 इंटू I1। तो भाई M12 कितना हुआ, M12 हुआ म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, और M21 कितना हुआ, M21 भी देख सकते हो कि इतना ही। ठीक है, और M12 और M21 क्या कह जा रहा है, M12 बराबर M21 जो है वो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, इसका भी यूनिट हेनरी ही होगा। ठीक है, और इसको हम लोग सिंपली लिखेंगे एम्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दो कॉइल के बीच में जो फ्लक्स का लिंकिंग होता है, ठीक है ना, तो उस लिंकिंग को का जो मतलब कि करंट से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और बाद बाकी जो कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है जिससे प्रोपोर्शनल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। पैरामीटर जिस पे तुम्हारा इन दोनों कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है अपार्ट फ्रॉम द करंट, है ना, इनपुट, वो होगा इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे, और याद रखना म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन इन दोनों कॉइल के लिए सेम। मतलब अब अगर हमको पता है कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर द कॉइल नंबर 1 एंड कॉइल नंबर 2 इज M, और इससे करंट अगर जा रहा है I2, इससे करंट अगर जा रहा है I1, तो तुमसे कोई सिंपल सा पूछेगा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू 1 ड्यू टू 2। ठीक है, ध्यान देना, हमको किससे फ्लक्स निकालना है, 1 से, किसके चलते निकालना है, 2 से। ठीक है ना, तो तुम सिंपल लिखना M इंटू जिसके चलते निकालना है उसका करंट I। ठीक, सिमिलरली फ्लक्स थ्रू टू 1, ठीक है, फ्लक्स थ्रू टू 1 मतलब फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 ड्यू टू 1, तो किससे फ्लक्स निकालना है, कॉइल 2 से, किसके चलते, 1 के चलते, तो सिंपली लिखोगे M, जब इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके चलते निकाल रहे हो, I, कॉइल नंबर 1 के चलते M, काम खत्म। समझ गए इस चीज को, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस। कई बार क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कंपेयर करने के लिए कि हम जो है ना इसका नंबर 1, एक ध्यान देना, सिंगल कॉइल का तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस भी हम लोग निकाले थे, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर एरिया इंटू एल। क्या था सेल्फ इंडक्टेंस, इसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा L2, इसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा L1। L1 क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, L1 क्या होगा, L1 होगा तुम्हारा म्यू नॉट इंटू N1 स्क्वायर एरिया 1 इंटू लेंथ। ठीक, और L2 क्या होगा, म्यू नॉट N2 स्क्वायर एरिया 2 इंटू L। ये सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब हम इससे अगर पूछें कि कॉइल नंबर 2 से खुद के करंट के चलते कितना फ्लक्स होगा, खुद के करंट से, तो तुम सीधे लिखोगे फ्लक्स 2 बराबर L2 I2, और कॉइल नंबर 1 से खुद के करंट के चलते कितना फ्लक्स होगा, तो L1 I1। समझ गए। अच्छा, कॉइल नंबर 1 से टोटल फ्लक्स कितना होगा, ध्यान देना, खुद के करंट के चलते L1 I1 और इसके करंट के चलते
कॉइल नंबर 2 के करंट है MI2। सिमिलरली I2, कॉइल नंबर 2 से टोटल फ्लक्स कितना होगा? खुद के करंट से चलते L2I2 और इसके कर चलते MI1। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, ये सेल्फ इंडक्टेंस, ये टोटल फ्लक्स का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ध्यान दो, मान लो इन दोनों कॉइल के सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस है M, फ्लक्स थ्रू, ठीक है, 2 ड्यू टू 1 जो होगा वो होगा M इंटू I1, ठीक है, और फ्लक्स थ्रू 1 ड्यू टू 2 जो होगा वो M इंटू I2। नाउ इफ द करंट स्टार्ट चेंजिंग, तो डेफिनेटली मान लो I2 चेंज करने लगा, ठीक है, I2 चेंज करने लगा, तो इसके करंट चेंज करने चलते इसका फील्ड भी चेंज करने लगेगा, तो I1 से फ्लक्स भी चेंज करने लगेगा। तो I1 से जब फ्लक्स चेंज करने लगेगा तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा? d∅1 बाई dt बराबर m इंटू di2 बाई dt, एंड दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ EMF इंड्यूस। पॉइंट नंबर 2 में ये नेगेटिव ऑफ EMF इंड्यूस। और अगर I1 चेंज करने लगा तो d∅2 बाई dt जो होगा वो होगा m di1 बाई dt, that is minus of EMF induced in this point। बस वही से सिंपल है, L di by dt की जगह पे m di by dt हो गया di1 by dt या di2 by dt। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास कोई ऐसा कॉइल है, ठीक है, जो एकदम ओवरलैपिंग, कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2 जो है एकदम ओवरलैपिंग, मतलब सारे डायमेंशन सेम है, ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ ये अलग नहीं है, बस ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ना कि इन दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा M, ठीक, वो होगा रूट ओवर L1 इंटू L, ठीक है। कैसे हम देख लेते हैं, मान लो जो ब्लैक वाले से लिखा है उसका है इंडक्टेंस L1, और जो ब्लू वाले से लिखा है उसका है, ब्लू वाले से बना है उसका है L2। L1 होगा म्यू नॉट N1 स्क्वायर एरिया 1, ठीक है, या एरिया तो कॉमन ही हो गया, ठीक, इंटू L, और ये हो जाएगा म्यू नॉट N2 स्क्वायर एरिया इंटू L। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, L1 L2 को, L1 L2 कितना आ जाएगा? म्यू नॉट स्क्वायर N1 N2 स्क्वायर A स्क्वायर L स्क्वायर। अब रूट डाल दो, क्या आ जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 A इंटू L। हो गया। अभी तो हम लोगों ने देखा म्यूचुअल इंडक्टेंस यही होता है, IR1 स्क्वायर लिखा हुआ था ना, तो ये हो गया जब दोनों के एरिया सेम, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर हम इन दोनों को ओवरलैपिंग नहीं रखें, ठीक है, कुछ ऐसा रखें, एक कॉइल ऐसा है और दूसरा कॉइल ऐसा है, ये L1 है इसका इंडक्टेंस, ये है L2 सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो इसका फ्लक्स इससे लिंक करेगा, इसका फ्लक्स भी इससे लिंक करेगा, लेकिन कंप्लीटली लिंक नहीं कर सकता, टोटल फ्लक्स नहीं लिख सकता। इस केस में क्या है, इन दोनों का टोटल फ्लक्स लिंक कर रहा है, हम लोग सीधे लिख दिया M बराबर रूट अंडर L1 L2। लेकिन इस केस में इसका सारा फील्ड लाइंस इससे लिंक नहीं करेगा और इसका सारा फील्ड लाइंस इससे लिंक नहीं करेगा। तो इन दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा M नाउ, वो होगा K इंटू रूट अंडर L1 L2। समझ गए इस चीज को? और K इंटू रूट अंडर L1 L2 जो है, उसमें K जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग फैक्टर, कपलिंग। और ये K जो है उसका वैल्यू जनरली 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ठीक है। 1 कब होगा? 1 इस केस में, इस केस में K का वैल्यू 1। क्यों? क्योंकि इसका सारा का सारा फ्लक्स कॉइल नंबर 1 का सारा फील्ड लाइंस कॉइल नंबर 2 से लिंक करेगा, और कॉइल नंबर 2 का सारा फील्ड लाइंस कॉइल नंबर 1 से लिंक करेगा।
इसलिए यहाँ पे K1, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम ऐसा बना दें, एक ऐसा और एक ऐसा, इस कॉइल का फील्ड लाइंस इससे कभी लिंक नहीं करेगा और इस कॉइल का फील्ड लाइंस इससे कभी लिंक नहीं करेगा, तो इसके लिए K बराबर 0। सीधा सीधी न्यूमेरिकल आ सकता है इस पे, ठीक है ना। ये दोनों म्यूचुअल मतलब इंडक्टर है L1 और L2, ठीक है, और इन दोनों के बीच का कपलिंग फैक्टर जो है वो कुछ दे दिया हाफ, ठीक है। तो फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम, तुमको ये फॉर्मूला लगा देना है, M इज इक्वल टू K रूट ओवर L1 L2, L1 का वैल्यू L2 का वैल्यू और इंटू 1/2। समझ गए इस चीज को? अब ये क्वेश्चन देखो, दो तरह का अरेंजमेंट दिखाए हैं, ठीक है ना। एक कॉइल है, उसके बगल में दूसरा कॉइल है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसके चलते दोनों से करंट आई ही सेम है। तो हमको बताना है कि इस अरेंजमेंट में टोटल फ्लक्स कितना। ध्यान देना, हम लोग इस चीज को ऐसे कंसीडर करेंगे, तो फील्ड लाइंस कैसे होंगे, ऐसे, इसमें भी कैसे होंगे, ऐसे, ठीक है। तो हमको निकालना है टोटल फ्लक्स इस सिस्टम से। इसका सेल्फ इंडक्टेंस दिया है L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस दिया है L2, और इन दोनों के बीच का जो लिंकिंग है उसके चलते सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है। ध्यान देना, सबसे पहले हम इससे फ्लक्स निकालते हैं, इस कॉइल से। इस कॉइल के खुद के करंट के चलते, मतलब खुद के सेल्फ इंडक्टेंस के चलते कितना फ्लक्स होगा, L1। ध्यान देना, फील्ड लाइंस इधर, और इस कॉइल के चलते म्यूचुअल इंडक्टेंस के चलते कितना करंट होगा, तो दोनों में सेम है, तो Mi1 और Mi2 का जनरेट सेम करंट में नहीं फंसना है। तो इसका फील्ड लाइंस इधर है, ठीक है ना। तो इसका फील्ड लाइंस और इसका फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब ये है कि L1I, और ध्यान देना ये फील्ड लाइंस और ये फील्ड लाइंस दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये B डॉट A का जो वैल्यू होगा, है ना, वही B डॉट A का वैल्यू इसके चलते भी आएगा। तो हम लोग सीधे दोनों फ्लक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, L1I प्लस Mi, ये इससे फ्लक्स है। अब इससे आप, इससे फ्लक्स कितना होगा, तो इसके खुद के करंट से चलते L2I, और इसके फील्ड लाइंस के चलते, तो मैग्नेटिक मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस है M, दोनों फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, इनका, तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल था। इस पूरे सिस्टम से टोटल फ्लक्स कितना आएगा, तो L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो ये जो पैरामीटर तुमको दिख रहा है, इस पूरे अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। याद रखना, अगर इसका फील्ड लाइंस और इसका फील्ड लाइंस दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो इसके फील्ड लाइंस के चलते जो इसका सेल्फ इंडक्टेंस है ना, और इसके फील्ड लाइंस के चलते इससे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस वो ऐड अप होगा। अब आओ इसमें करंट का डायरेक्शन, फील्ड लाइंस इधर होंगे, लेकिन इसमें फील्ड लाइंस इधर, ठीक। अब इससे फ्लक्स निकालो, तो इसका म्यूचुअल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस के चलते L1I, लेकिन इसका फील्ड लाइंस इससे अपोजिट है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस माइनस Mi। इससे निकालो सेल्फ इंडक्टेंस इधर की तरफ, तो दोनों कॉइल को इंडिपेंडेंटली डील कर सकते हैं। इसका खुद का फील्ड लाइंस इधर के चलते हैं, इधर की तरफ है, तो इसके खुद के करंट के चलते जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो L2I, और इसके फील्ड लाइंस के चलते जो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो माइनस है। जोड़ दो, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस 2M, ठीक है। तो ये याद है, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेता है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये था इसका कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन देखो, ये एक इनफाइनाइट वायर, लाइन वायर है, और ये एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम, ठीक, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर रखा। हमको इन दोनों सिस्टम के कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं, इस इनफाइनाइट वायर के चलते इस रेक्टेंगुलर लूप से हम फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है।
और ये फ्लक्स मैंने बताया है कैसे निकलता है। तो यहां से कोई y डिस्टेंस की दूरी पे हम, है ना, इस फ्रेम का छोटा सा हिस्सा कट करेंगे dx और इससे फ्लक्स निकालेंगे, ठीक। और इससे फ्लक्स निकाल के पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, जो कि मैं कर चुका हूं, ठीक है। तो ध्यान देना, इससे फ्लक्स कितना आएगा, तो इससे फ्लक्स आएगा फाई बराबर म्यू नॉट आई, इसका करंट आई इंटू इसका ब्रेथ बी अपॉन, ठीक है, 2 पाई, ठीक, लॉन ए प्लस एक्स प्लस एल बाई एक्स। ये इसका सेल्फ मतलब कि टोटल फ्लक्स है, ठीक है। ये टोटल फ्लक्स है। इस किसके चलते ये फ्लक्स आया, इस करंट कैरिंग वायर के करंट के चलते इससे फ्लक्स। हम कुछ नहीं, हमको इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना था, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे एम, ठीक है। तो आई आई कैंसिल हो गया, तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बी बाई 2 पाई लॉन एक्स प्लस एल अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया इस सिस्टम का कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ध्यान दो, क्या क्वेश्चन है, एक बड़ा कॉइल है, ठीक है, 1 टन का कॉइल है, इसका रेडियस है r, इससे करंट पास कर रहा है I1, और इसी के एक्सिस पे x डिस्टेंस की दूरी, y डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटा सा कॉइल है, जिसका रेडियस है a, और इससे करंट ट्रैवल कर रहा है I2, सच दैट कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो बताना है फ्लक्स थ्रू बिगर कॉइल ड्यू टू फील्ड लाइंस ऑफ स्मॉलर, ठीक है। तो इस सिस्टम का फ्लक्स हम लोग को निकालना है। अगर हमको इन दोनों के कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया रहता है, ठीक है ना, तो हम सीधे बोलते फ्लक्स किससे निकालना, इससे, किसके करंट के चलते, इसके, एम आई, ठीक। इनफैक्ट अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस पता रहता तो हम इसके फील्ड लाइंस के चलते इससे भी फ्लक्स निकाल सकते थे, कितना, तो ये हो गया 1 2, हमको ये भी निकल जाता कितना, m इंटू आई, ठीक है, म्यूचुअल। लेकिन हम लोग को यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं पता है, तब इस सवाल को कैसे बनाए। तो हमको पता है कि हम लोग आज ये जाने हैं कि फ्लक्स ऐसे निकलता है, ठीक है ना। नहीं तो सदियों से हम लोग किसी भी लूप से फ्लक्स कैसे निकालते थे, फ्लक्स बराबर बी डॉट, ठीक है, ये फॉर्मूला। अगर हम इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करें तो इसके चलते, इसके फील्ड लाइंस के चलते इस लूप से फ्लक्स निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि इस लूप के चलते इस रीजन में, 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 इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ही हम लोग लिया, ठीक है ना। तो इससे फ्लक्स निकालना मुश्किल। लेकिन क्योंकि इसका रेडियस बहुत बड़ा है और इसका रेडियस बहुत छोटा है, तो ये एकदम पॉइंट साइज है, तो हम इसके फील्ड लाइंस के चलते इससे फ्लक्स निकाल सकते हैं। इसके फील्ड लाइंस के चलते इससे फ्लक्स कितना होगा, तो सबसे पहले हम इसके चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो करंट का सेंस ऐसे है, एक्सिस ऊपर है, मतलब इस जगह पे B1 जो होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट, ठीक है ना, I1 R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर टू द पावर 3/2। बाइट्स ऑफ लॉ में हम लोगों ने सीखा, ये हो गया इस फील्ड में। और हम लोग अज्यूम करेंगे कि अगर ये एरिया बहुत छोटा है, ये रेडियस बहुत छोटा है, तो इस पूरे रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, तो इस छोटे से लूप से फ्लक्स, तो फाई हम यही निकाल रहे हैं, 2 ड्यू टू 1 कितना आ गया, B1 इंटू A1, सॉरी A2 कितना, म्यू नॉट I1 R स्क्वायर पाई A स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर टू पावर 3। निकल गया। तो हम तो ये निकाल लिए ना, और ये कुछ नहीं है, इसको तुम कंपेयर कर दो, m इंटू
I1 I1 कट गया, इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल गया कितना, म्यू नॉट आर स्क्वायर पाई ए स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 3/2। समझ गए इस चीज को? ठीक। और जब एक बार म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल गया हम इससे फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, कितना, Mi2 कितना आएगा, मतलब म्यू नॉट आर स्क्वायर पाई ए स्क्वायर I2 अपॉन 2r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता था कि ये जो लूप है ना वो कोई किसी एंगल पे सच दैट कि ये जो है एरिया वेक्टर इस फील्ड लाइन से बना रहा है 60 डिग्री, तब क्या होता आंसर, तो कुछ नहीं, हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में आ जाता है B1 A2 cos 60, ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को फिर उस फॉर्म से हमने डील कर, ठीक है, तो होप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग, है ना, हम लोग LC ऑसिलेशन पढ़ेंगे।